So now we start with the linear programming problems, the real part of this chapter. So what are linear programming problems? So basically they are used in industries and factories. So for example, if I have an industry where I am stitching clothes and I have some set of machines, I have some set of products that I want to create, but I want to find out what type of product should I make. So should I make more shirts or should I make more pants? What is the exact number of shirts and pants that I can make? For example, अगर मेरे पास कुछ ही घंटों के लिए मतलब मैं काम पे रख सकती हूँ लोगों को क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे हैं, ठीक है, तो मेरे पास कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स जैसे होते हैं. कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या, कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी पड़ती है. जैसे कि हमारे पास उतने ही पैसे होते हैं और उतना ही टाइम होता है. तो अगर ये सारे कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए अगर हमको प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना है या फिर हमको जो हमारा कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम करना है, ये सब जो है वो आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर. ठीक है, तो ये अगेन ऑपरेशंस रिसर्च का ही एक बड़ा हिस्सा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में उसमें सब कुछ लाइन ही होगा. ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी अ स्ट्रेट लाइन, वी विल हैव ऑल लीनियर इक्वेशंस ओनली और उन्हीं के साथ हमको डील करना पड़ेगा. तो बेसिकली टू इंक्रीज प्रॉफिट्स और टू मिनिमाइज कॉस्ट और दैट इज द एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. एफिशिएंट मतलब क्या, जितना भी है हमारे पास उसमें सबसे बेस्ट कैसे कर सकते हैं वो देखना है. हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, रॉ मटेरियल. हमारे पास कुछ ही रॉ मटेरियल होते हैं, राइट, अनलिमिटेड तो नहीं होता है कुछ भी. मैन पावर मतलब जितने आदमी काम करते हैं, मशीन टाइम, जितने टाइम के लिए हमारी मशीन चल सकती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो कुछ ही टाइम के लिए वो मशीन चला सकते हैं, या फिर हम दिन में चला सकते हैं मशीन, रात को अगर वर्कर ना हो तो रात को नहीं चला सकते, उस तरीके से. सो दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर प्लानिंग एंड देन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मतलब क्या कि अगर मेरे पास इतना पैसा है, इतना मैन पावर है, इतना टाइम है, तो फिर मैं कितना ऐसा, मुझे कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट जो हो मैक्सिमम हो. ठीक है, तो अब मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ जो रियल लाइफ में काफी बार फॉलो होता है. तो हमारे पास कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, राइट, हम हमेशा ये पूछते हैं कि मैथ्स कहाँ पे यूज होता है. ठीक है, तो ये सब चैप्टर से तो तुमको बहुत क्लियरली दिखेगा कि मैथ्स एक्चुअल में यूज होता है एंड इज मतलब उसकी जरूरत है हमें. ठीक है, हम ऐसे ही टाइम पास के लिए सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं. तो हमारे पास कभी भी कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका सोल्यूशन ढूंढना कभी कभी इतना इजी नहीं होता है. ठीक है, उसमें तुमको डिसीजन बनाना पड़ता है कि कितना प्रोडक्ट बनाएंगे, कितने में बेचना चाहिए हमको वो प्रोडक्ट. तो ये सब के लिए पहले उसको क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज कर देते हैं. ओके, तो मैथमेटिकल सम, अभी कोई मैथ्स का सम है तो उसको सॉल्व करके उसका आंसर लाना तो इजी है. तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. उसके लिए जो हम पढ़ते हैं ना मैथ्स, वही इधर से इधर लाने के लिए यूजफुल होता है. अलग अलग सोल्यूशन निकालने होते हैं प्रॉब्लम के. एंड नेक्स्ट, सोल्यूशन आने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं. इंटरप्रेट मतलब क्या, तुमने सोल्यूशन तो निकाल लिया, तुमको एक्स और वाई का कुछ तो वैल्यू मिल गया, बट अभी वो कैसा इसके लिए यूजफुल है तुम्हारी रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए, वो इंटरप्रिटेशन जरूरी है. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो पार्ट है वो हर एक फील्ड ऑफ मैथ्स में होता है, सिर्फ इसमें नहीं. बहुत सारे लोग मतलब जो भी पीएचडी करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं मैथ्स में, वो यही एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. तो जो ये पार्ट है रियल लाइफ प्रॉब्लम टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इसको हम बुलाते हैं एज मैथमेटिकल मॉडलिंग. ठीक है, जहां पे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से एक मैथमेटिकल मॉडल जैसा बनाते हैं जिसको अभी हमको डील करना है. क्योंकि मैथ्स में कन्वर्ट करने से चीजें इजी हो जाती हैं, रियल लाइफ में हमको पता ही नहीं कि क्या क्या कंसिडर करना है. मैथ्स में क्या है, हम सब कुछ लिखते हैं ना, तो कुछ भी छूटने की का चांस नहीं होता. ओके, तो हम एक्चुअली इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं. पहले हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम होगा, तो वो किस फॉर्म में दिया गया होगा तुमको, वर्ड प्रॉब्लम. ओके, उसको हम चेंज करेंगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में. यहाँ पे हम कौन सा प्रॉब्लम बना रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो यहां से हम एलपीपी में बदलेंगे.
ओके। उसके बाद इस एलपीपी को सॉल्व करना सीखेंगे और फाइनली इसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन यहाँ पे इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि तुमको डायरेक्टली वैल्यूज पता चल जाएंगे कि क्या है और इसमें क्या उनका मतलब है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का वो सिर्फ इस पे फोकस करता है, ओके, कि वर्ड प्रॉब्लम से एलपीपी में कैसे बदलना है, ओके। अब इसके लिए तो फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ना भी हो तो तुमको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, ओके। तो जो वर्ड प्रॉब्लम में लिखा गया है वो इंटरप्रेट करने आना चाहिए कि उसका हमको कैसे बनाना है एलपीपी, ओके। वो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। उसके बाद एलपीपी से सॉल्व करने वाला नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो पहले अगर हम इसको देखें सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि एलपीपी होता क्या है और वो दिखता कैसे है, फिर ही हम कुछ उसमें बदल सकते हैं ना। तो एलपीपी में बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट्स आर डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। अभी डिसीजन वेरिएबल्स यानी कि क्या, तो हर एक सम में हम कुछ तो वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे होंगे। मोस्टली हमारे सिलेबस में एक्स और वाई के साथ ही डील कर रहे होंगे, बट उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर बोला था कि मेरी एक फैक्ट्री जिसमें मैं शर्ट्स और पैंट्स बनाती हूँ, तो मुझे डिसीजन क्या लेना है एंड में कि कितने शर्ट बनाने और कितने पैंट बनाने ताकि मैक्सिमम हो। तो ये जो डिसीजन वेरिएबल है मैं मानूंगी एक्स और वाई, और मैं बोलूंगी कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ शर्ट्स एंड लेट वाई बी द नंबर ऑफ पैंट्स। वो है हमारे डिसीजन वेरिएबल, उसी के ऊपर सारा इक्वेशन बनेगा, ओके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो जिसका हमारा क्या गोल है, ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना था, ठीक है, या फिर कोई और हो सकता है जिसको अपना कॉस्ट मिनिमम रखना है। तो द लीनियर फंक्शन, लीनियर क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ लीनियर ही होने वाला है, दैट हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड मतलब क्या कि मिनिमाइज्ड या फिर मैक्सिमाइज्ड, जैसे भी सिचुएशन डिमांड करती है वैसा। तो इधर मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो जो हमारी बोल सकते हैं मजबूरियां, कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हमारे पास इतनी ही जगह है, ठीक है। तो जो कंडीशंस दैट हैव टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए है और मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट करना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मेरा कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, मेरे पैसे, ठीक है। तो मैं उतना ही यूज कर सकती हूँ, उतने में जितना अच्छा कर सकती हूँ वो सोचना है। तो जो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा कि 1000 रुपए में ही काम चलाना है, वो है हमारा कंस्ट्रेंट, ओके। एंड नेक्स्ट नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शर्ट और पैंट बना रही हूँ, क्या मैं -1 शर्ट बना सकती हूँ? नहीं, राइट। तो नॉन नेगेटिविटी मतलब क्या, इधर पॉजिटिव हो सकता है या 0। मतलब मैं कुछ 5 शर्ट बना लूं या फिर मैं 0 शर्ट्स बनाऊंगी, ओके। तो ऐसे ही इसको नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ये 4 जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे हर सम में दिखने चाहिए। अभी मुझे पता है कि ये ऐसे ही समझेगा, मतलब ऐसे इतना खास नहीं समझेगा, जब हम सम्स करेंगे तब बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला सम करते हैं। A manufacturer produces bicycles and tricycles, each of which must be processed through 2 machines, A and B. तो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब क्या, जो चीजें बनाता है, वो क्या 2 चीजें बना रहा है, बाइसिकल और ट्राइसिकल। बाइसिकल समझते हो, 2 पहियों वाली साइकिल, बाई मतलब 2, एंड ट्राइसिकल मतलब 3 पहियों वाली साइकिल जो बचपन में यूज करते हैं वो, ठीक है। ईच ऑफ विच मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू 2 मशीन्स, 2 मशीन के थ्रू दोनों को जाना चाहिए, ए और बी, ठीक है। मशीन ए हैज मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स अवेलेबल। मशीन ए के पास कितने घंटे हैं, कितने घंटों तक काम कर सकते हैं, 120 आवर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट मशीन बी हैज मैक्सिमम ऑफ 180 आवर्स अवेलेबल। मशीन बी सिर्फ मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटों के लिए काम कर सकते हैं, 180 आवर्स के लिए। Next, manufacturing a bicycle requires 4 hours on machine A and 10 hours on machine B.
एक बाइसिकल को बनाने के लिए मशीन ए पे 4 घंटे देना पड़ता है और मशीन बी पे 10 घंटे. मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राइसिकल रिक्वायर्स 6 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी. ट्राइसिकल के लिए कितना घंटा? 6 घंटे ए पे और 3 घंटे बी पे. ठीक है. इफ प्रॉफिट्स आर ₹65 फॉर अ बाइसिकल एंड ₹45 फॉर अ ट्राइसिकल, देन फॉर्मुलेट एन LPP टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. आई होप क्वेश्चन एटलीस्ट सबको समझा है. बिफोर हम आगे बढ़े एक्चुअली एक बेसिक लॉजिक हम क्लियर कर देते हैं. पहला साइन है लेसर देन इक्वल टू वाला. ठीक है. इस साइन को क्या बुलाते हैं? लेसर देन इक्वल टू. अभी इसका मतलब क्या होता है कि जो ये साइड वाली चीज है वो इससे कम है. हम ये कब यूज करते हैं? जब बोला जाता है कि मैक्सिमम वर्ड आया है या एटमोस्ट वर्ड आया है. एटमोस्ट या मैक्सिमम का क्या? ज्यादा से ज्यादा इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है. ओके. एंड नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है तो ये कब यूज करते हैं ये साइन? जब हमारे पास है मिनिमम ऑफ या फिर एटलीस्ट. ठीक है. तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा. कम एटलीस्ट का है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए. ओके. चलो अभी रियल सम स्टार्ट करते हैं. तो पहली चीज तो हमको हमारे डिसीजन वेरिएबल्स फिक्स करने हैं. ठीक है. वो सबसे जरूरी स्टेप है. तो स्टेप नंबर 1 मैं लिखूंगी यहाँ पे. तो एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना है? पहले थोड़ा सा रफ वर्क करना है, फिर फाइनल आंसर लिखना है. तो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे? हमको ढूंढना है कि कितने बाइसिकल और ट्राइसिकल बनाने हैं. बराबर. सो लेट x बी द नंबर ऑफ बाइसिकल्स and y be the number of tricycles manufactured. ओके. अभी हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गया. तो 4 में से एक चीज हमने कवर कर लिया है. अभी कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं. ठीक है. कंस्ट्रेंट्स के लिए मैं हमेशा बोलूंगी एक टेबल बना दो. वो सबसे आसान तरीका होता है. जहां पे भी बना सकते हैं वहां जरूर बनाना चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मशीन ए और ये मशीन बी. ठीक है. और हमारे पास दो कौन से प्रोडक्ट है? बाइसिकल है और हमारे पास है ट्राइसिकल. ठीक है. अभी बाइसिकल को मशीन ए पे कितना टाइम लगता है? यहाँ पे दिया हुआ है. देखो बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स एंड 10 आवर्स. ट्राइसिकल को कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स एंड 3 आवर्स. ठीक है. उसके अलावा अभी मशीन ए के पास हमने कुछ देखा था ना. मशीन ए हैज टोटल ऑफ 120 आवर्स अवेलेबल एंड हैज 180 आवर्स. तो हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अवेलेबिलिटी, मतलब कितने टाइम के लिए अवेलेबल है. मशीन ए कितने टाइम के लिए है उसके ही रो में लिखेंगे एंड में एकदम. ठीक है. 120. और मशीन बी कितने टाइम के लिए? 180. उसके अलावा और क्या डेटा दिया हुआ है हमें? क्या मिस कर रहे हैं हम? प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स किस पे? बाइसिकल और ट्राइसिकल पे. तो मैं क्या करती हूँ, वो मैं इधर लिख देती हूँ ताकि इसके नीचे ही आ सके बाइसिकल का और इधर ट्राइसिकल का. तो बाइसिकल का 65 है और इसका 45 है. यहां तक समझ गए? चलो अभी इसके बाद हम सारे कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं और फिर एक साथ सब कुछ को लिखेंगे. देयरफॉर द कंस्ट्रेंट्स आर ठीक है. ये स्टेप नंबर 2. ये दूसरी चीज याद आई. ठीक है. द कंस्ट्रेंट्स आर क्या है? पहला कंस्ट्रेंट कि अगर पहली बाइसिकल को ए मशीन पे 4 घंटे लगते हैं और एक ट्राइसिकल को मशीन ए पे 6 घंटे लगते हैं और हमारे पास मशीन ए पे कितना टाइम है? सिर्फ 120 आवर्स है. तो अगर हमारे पास x बाइसिकल्स होंगे तो कितना टाइम लगेगा? 4x. अगर सोचो एक बाइसिकल को 1 घंटा लगता है
तो फिर 10 बाइसिकल को कितना घंटा लगेगा, 10 इंटू 1 ना, 10 आवर्स। तो ऐसे ही अगर एक बाइसिकल को 4 घंटा लगता है, तो अगर x बाइसिकल्स है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ट्राइसिकल को भी कराना है ए मशीन पे, तो कितने ट्राइसिकल्स है, 6 इंटू वाई हमको मिलेगा टाइम फॉर ट्राइसिकल्स, एंड दिस शुड बी लेसर देन इक्वल टू 120। हमारे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, मशीन बी के लिए हमारे पास 10 है एंड x बाइसिकल्स है, तो हम लिख सकते हैं कि 10x प्लस 3y इज लेसर देन इक्वल टू 180। हमारे पास मैक्सिमम 120 आवर्स है, तो ये जितना भी है वो 120 से कम ही होना चाहिए या उसके बराबर हो सकता है, या 180 आवर्स है तो उससे कम ही होना चाहिए, उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे ज्यादा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए, इसके अलावा और कोई मजबूरी तो नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हम डायरेक्टली उसी में लिख देंगे। ओके, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्या तुम्हारा गोल क्या है ये करते वक्त, कि तुम्हारे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉफिट इक्वल टू, इसको हम फंक्शन z बुलाते हैं। तो एक बाइसिकल बेचने पे 65 मिलता है, तो x बाइसिकल्स है तो कितना मिलेगा, 65x प्लस कितना हमको ट्राइसिकल बेचने पे मिलता है 45, तो 45y, और ये हमारा प्रॉफिट है विच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, ये है हमारा पूरा रफ वर्किंग यहां से लेके यहां तक। ठीक है, हमेशा टेबल बनाने से ना बहुत इजी हो जाता है, फिर चीजें दिखती हैं हमें। अभी हम लिखते हैं therefore the LPP is, अब ये एक तरीका है लिखने का LPP को। पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 65x प्लस 45y। ठीक है, फिर सारे कंस्ट्रेंट्स के पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू मतलब क्या, ये मैक्सिमाइज करना है, लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है, तो यहाँ पे लिखो 4x प्लस 6y इज लेसर देन इक्वल टू 120 एंड 10x प्लस 3y इज लेसर देन इक्वल टू 180। और उसके बाद एक चीज जो हम भूल गए वो है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर ऑफ बाइसिकल्स और नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर तुमको दिख रहा है तो ये जो वाला पार्ट है ना कंस्ट्रेंट्स वाला, वो पहले कहीं देखा हुआ लग रहा है। जो हम अब तक सारे सम्स प्रैक्टिस कर रहे थे वो इसी तो टाइप के होते हैं। ठीक है, लास्ट सम ऐसा ही कुछ टाइप का था ना, तो ये उधर वो जो हम प्लॉट कर रहे थे वो वापस इधर भी करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डाइट फॉर अ सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन्स, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 1500 कैलोरीज। तो एक बीमार आदमी के डाइट को, डाइट मतलब उसका भोजन जो है, उसमें क्या होना चाहिए, 4000 यूनिट का विटामिन होना चाहिए, 50 यूनिट का मिनरल होना चाहिए और 1500 का कैलोरी होना चाहिए। ठीक है, 2 foods F1 एंड F2 कॉस्ट 50 रुपीज एंड 75 यूनिट्स पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो दो टाइप के खाने हैं, एक है जिसको 50 रुपया लगता है, दूसरा है जिसको 75 रुपीज लगता है। ईच यूनिट ऑफ फूड F1 contains 200 units of vitamins, 1 unit of minerals and 40 calories। तो जो फूड F1 है उसमें ये सब कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, whereas each unit of food 2 contains 100 units of vitamins, 2 units of minerals and 30 calories. Formulate the above problem as an LPP to satisfy sick person's requirements of minimum cost. Okay, हमको क्या करना है, हमको सिक पर्सन जो बीमार है उसकी रिक्वायरमेंट मतलब उसकी जरूरतें पूरी करनी है, पर सबसे सस्ते में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले तो
स्टेप नंबर 1 क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल। तो हमको हमारे पास दो ऑप्शन है, दो खाने हैं, तो हम उसको कुछ यूनिट दे सकते हैं फूड 1 का या फिर हम दे सकते हैं कुछ यूनिट फूड 2 का। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ लेट x units of food 1 and y units of food 2 be given to a sick person. ओके, तो अब हमको एक्चुअली ये एक्स और वाई ढूंढना है, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, फूड 1 है और फूड 2 है, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास, विटामिन है, फिर हमारे पास मिनरल्स हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है कैलोरीज। ना फूड 1 के पास कितना है, विटामिन। सो फूड 1 में यू हैव 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 1 यूनिट ऑफ मिनरल एंड 40 कैलोरीज, एंड फूड 2 में यू हैव 100, 2 एंड 30। ओके, अब एक और चीज है, फूड 1 एंड फूड 2 से रिलेटेड हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, उसका कॉस्ट। ठीक है, तो वो इधर और एक कॉलम बना देते ताकि इसके सामने लिख सके ऐसे। तो ये है 50 रुपीज का एंड ये है 75 रुपीज का। ओके, और एक चीज भी दिया है कि कितना मतलब कितना कंटेन, उसका डाइट कितना कंटेन करना चाहिए, एटलीस्ट 4000। तो यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना अवेलेबल नहीं है, उसको इतनी जरूरत है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट। तो विटामिन्स का कितना रिक्वायरमेंट है, 4000, मिनरल्स का है 50 एंड कैलोरीज का है 1500। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन कवर हो गया। चलो अब अपने कंस्ट्रेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुमको समझाने के लिए लिख रही हूँ। हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो फिर इस तरीके से देखना पड़ेगा हमको कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमारा x और y तो इधर है ना, तो क्या होगा 200x प्लस 100y, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। क्यों, क्योंकि इसके ये एटलीस्ट है, इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट्स आर $200x plus 100y is greater than equal to 4000. Okay, next x plus 2y, ये मिनरल्स के लिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कम से कम इतना मिनरल्स होना चाहिए। 40x plus 30y is greater than equal to 1500। ठीक है, तो ये हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स है। यहाँ पे इसलिए हर जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू है क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम इतना होना ही चाहिए। ओके, अभी इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन थर्ड वाला, ओके, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो कॉस्ट इज इक्वल टू z, विच इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 50x प्लस 75y, विच हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अच्छा, अगर कभी भी कंफ्यूजन होना कि कैसे बनाना है इसको, तो पहले ना ये कॉस्ट को और प्रॉफिट वाला अलग कर दो, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही जाने वाला है। बाकी वाली डेटा में देखो तुम कैसे करने वाले हो। ठीक है, तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या यूज करना है कहाँ पे। ओके, तो दिस हैज टू बी मिनिमाइज, सो देयरफॉर द LPP इज एज फॉलोज, minimize
z is equal to 50x plus 75y subject to 200x plus 100y which is greater than equal to 4000, x plus 2y greater than equal to 50 and 40x plus 30y ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। अब ये जो है ना, इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे पूरा 100 से डिवाइड करो ये भी चलेगा, ठीक है। इधर पूरे 100 से डिवाइड करोगे ये भी सही है, यहाँ पे भी पूरा हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एंड देन हमको ऑल्सो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट सीखना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा कॉमर्स टाइप का क्वेश्चन है। राकेश वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 45,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब राकेश को पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि उसके पैसे पे उसको प्रॉफिट मिले, और उसके पास कितने हैं, 45,000 है। उसको वो सेविंग सर्टिफिकेट्स में डालने हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना है। अब सेविंग सर्टिफिकेट मतलब क्या, उसको किसी टाइप का शेयर्स में इस तरीके से डालना है, ओके। Now he wants to invest at least 5,000 in saving certificates and at least 15,000 in fixed deposit. उसका ऐसा क्लियर है कि 5,000 उसको कम से कम डालने ही है सेविंग सर्टिफिकेट्स में, और मिनिमम उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में भी 15,000 डालने ही है, ठीक है। उससे ज्यादा फिर वो सोचेगा कि कहाँ डालना है उसको। The rate of interest on saving certificates is 4% and that on fixed deposits is 7% per annum. तो जो उसको इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है, 4%, और फिक्स्ड डिपॉजिट पे कितना है, 7%। फॉर्मुलेट द अबाउ प्रॉब्लम एज एन LPP टू डिटरमाइन मैक्सिमम ईयरली इनकम, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम ईयरली इनकम क्या होगा, उसका इंटरेस्ट, उसको हमको मैक्सिमम बनाना है। तो पहले तो उसको हम क्या एक्चुअली डिसाइड करना चाहते हैं कि उसको कितना पैसा किस में डालना चाहिए, बराबर। तो हम पहला डिसीजन वेरिएबल क्या होगा हमारा, लेट राकेश इन्वेस्ट ₹X इन सेविंग सर्टिफिकेट्स and ₹Y in fixed deposit. अब यहाँ पे इतना इजी नहीं है टेबल बनाना, तो इसमें हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, पहली तो चीज है कि उसके पास सिर्फ 45,000 रुपीज है। सो ही हैज एट मोस्ट 45,000 टू इन्वेस्ट। तो क्या होगा कि हम अगर x रुपीज डाल रहे हैं इसमें और y रुपीज इसमें डाल रहे हैं, तो x प्लस y ये 45,000 से कम ही होना चाहिए ना, उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए, उतने ही पैसे है उसके पास। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट। तो एटलीस्ट 5,000 इन, मैं इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, सेविंग सर्टिफिकेट एंड 15,000 इन फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका क्या मतलब है कि कितना पैसा वो डाल रहा है सेविंग सर्टिफिकेट में, x। ये x जो है ना वो 5,000 से बड़ा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट आता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसके लिए FD में कितना डालना है, y। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1,500, ओके। उसके बाद कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको किस में हेल्प करेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, क्योंकि वहीं से हमको फायदा पता चलेगा। देन थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन
सेविंग सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 4% एंड FD इज इक्वल टू 7%, बराबर। तो अगर वो x रुपीज डाल रहा है सेविंग सर्टिफिकेट में तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 4% ऑफ x प्लस उसको ऑल्सो मिलेगा 7% ऑफ y, और ये जो हमारा z है इज द ईयरली इनकम which has to be maximized. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। z इज इक्वल टू 4%, मतलब 4/100 x प्लस 7/100 y, ठीक है। अब हम अपना LPP बना सकते हैं। ये जो हमने यहाँ किया वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए था। तो दी LPP इज एज फॉलोज, maximize z is equal to 4x/100 plus 7y/100 subject to x plus y x is greater than equal to 5000, y is greater than equal to 15,000 एंड यही सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। और एक चीज़ है, अभी यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये ऑलरेडी 5000 और 15,000 से बड़ा है, तो इससे बड़ा ही है, ठीक है। तो होमवर्क में फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करो, कोशिश करो कुछ कुछ सॉल्व करने की, जितना होता है गुड, अगर नहीं होता है तो फिर मैं सोल्यूशंस अपलोड करूंगी।